नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। गंभीर लिवर रोग से पीड़ित और खून की उल्टियों से जूझ रहे भीलवाड़ा जिले के एक मरीज को बीआर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नई जिंदगी मिली है। अस्पताल के लिवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन ने त्वरित उपचार और एंडोस्कोपिक प्रक्रिया के माध्यम से मरीज की खतरनाक ब्लीडिंग को नियंत्रित कर उसकी जान बचाई। गंभीर लीवर रोग से पीड़ित और खून की उल्टियों से जूझ रहे भीलवाड़ा जिले के एक मरीज को बीआर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नई जिंदगी मिली है। अस्पताल के लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन ने त्वरित उपचार और एंडोस्कोपी प्रक्रिया के माध्यम से मरीज की खतरनाक ब्लीडिंग को नियंत्रित कर उसकी जान बचाई। डॉक्टर आयुष जैन ने बताया कि भीलवाड़ा निवासी मिट्ठूलाल पिछले करीब 8 महीनों से लीवर सिरोसिस की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। बीमारी का पता चलने के बाद उन्होंने अन्य अस्पताल में उपचार शुरू करवाया था, लेकिन समय के साथ उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। बीमारी के कारण पहले उनके पेट में पानी भरने की समस्या होने लगी और बाद में अचानक खून की उल्टियां शुरू हो गई, जिससे उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई। मरीज की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए परिजन उन्हें तत्काल अजमेर स्थित बीआर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर आयुष जैन और उनकी टीम ने तुरंत मरीज की स्थिति का आकलन करते हुए प्राथमिक उपचार शुरू किया। सबसे पहले मरीज का ब्लड प्रेशर नियंत्रित किया गया और उसके बाद तत्काल एंडोस्कोपी जांच की गई। जांच के दौरान सामने आया कि मरीज की फूड पाइप, ग्रास नली की नसें अत्यधिक सूज गई थी, जिन्हें चिकित्सकीय भाषा में इंसोफेजियल वेरिसीज कहा जाता है। इन सूजी हुई नसों के फटने के कारण ही मरीज को लगातार खून की उल्टियां हो रही थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर आयुष जैन ने तुरंत एंडोस्कोपी बैंड लिगेशन प्रक्रिया अपनाई और सूजी हुई नसों में विशेष बैंड यानी छल्ले डालकर ब्लीडिंग को नियंत्रित किया। डॉक्टर जैन ने बताया कि समय पर उपचार मिलने से मरीज की हालत में तेजी से सुधार हुआ और अब उनकी ब्लीडिंग पूरी तरह नियंत्रित हो चुकी है तथा मरीज की स्थिति स्थिर है। उन्होंने कहा, लीवर सिरोसिस के मरीजों में इस प्रकार की जटिलताएं अचानक उत्पन्न हो जाती है, इसलिए समय पर जांच और विशेष चिकित्सक से उपचार बेहद जरूरी होता है। मरीज के साथ आए परिजन महावीर प्रसाद ने बताया कि जब मिट्ठूलाल को लगातार खून की उल्टियां हो रही थी तो परिवार बेहद चिंतित था, लेकिन बीआर शास्त्री हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर आयुष जैन और उनकी टीम ने तुरंत उपचार शुरू कर दिया। उनकी तत्परता और कुशलता से मरीज को जल्द राहत मिली और अब उसकी हालत पहले से काफी बेहतर है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकीय टीम का आभार व्यक्त किया। तो बेसिकली मरीज ये लिवर सिरोसिस के मरीज थे। पिछले करीब 8 महीने पहले उनको लिवर सिरोसिस का पता चला था, पेट में पानी आने लगा था, तब बीमारी का पता चला था। उसके बाद से वहीं पे कुछ छोटा मोटा इलाज ले रहे थे और उसके बाद फिर अभी आज कल दिन भर से उनको खून की उल्टी हो रही थी। आज सुबह बीपी कम हो गया था, तो खून की उल्टी के साथ फिर वहाँ पर उन्होंने दिखाया होगा लोकल में, तो अजमेर के लिए रेफ़र किया गया। हमारे पास आए थे तो बीपी उनका कम था, तो थोड़ा-सा हमने इंजेक्शन वगैरह लगा के बीपी उनका बढ़ाया था। उसके बाद तुरंत एंडोस्कोपी करी। एंडोस्कोपी में फूड पाइप की नसें सूजी हुई थी, तो तुरंत हमने उनमें नसों के अंदर बैंड डाल दिए थे, जिससे ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई थी। तो अभी पेशेंट ठीक है, ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई है, फॉलो-अप में रहेंगे, आगे देखते हैं इनका ट्रीटमेंट मैनेज करेंगे। बॉस, लीवर सिरोसिस की उनको प्रॉब्लम हुई, इसका मुख्य कारण क्या होता है और क्या इसका तुरंत इलाज नहीं मिले तो आगे क्या संभावना है? लिवर सिरोसिस के अंदर जब कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती हैं, तो ऐसे स्टेज के अंदर कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिवर सिरोसिस के अंदर कॉम्प्लिकेशन मेनली पेट में पानी आ जाना, खून का उल्टी हो जाना, बेहोशी की स्थिति आ जाना, हाथ पैर कमज़ोर हो जाना, लिवर में ट्यूमर आ जाना, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर ये कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो गए हैं तो इनका एक-एक कॉम्प्लिकेशन का एक डेफिनेट मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट किया जाता है। उसके अलावा लिवर सिरोसिस का जो कारण होता है, उस कारण को हटाना पड़ता है। या तो शराब लेता है मरीज़, या मोटापा ज़्यादा होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, कई अलग ऑटोइम्यून बीमारियाँ होती हैं। इन सारी बीमारियों की वजह से लिवर कमज़ोर हो जाता है। शुरुआत में कोई लक्षण नहीं होते हैं, जब लक्षण शुरू होते हैं मतलब लिवर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है अगर लक्षण आ गए हैं। लिवर की मरीज़ में जब लक्षण आ गए हैं मतलब लिवर पूरा डैमेज है। अब उस लीवर सिरोसिस के जो पेशेंट होते हैं, रिकवरी की में कितना समय लगता है और ये पूरा इलाज जो है वो कितने समय तक चलता है?
बेसिकली रिकवरी डिपेंड करती है पेशेंट की बीमारी के ऊपर, स्टेज ऑफ डिजीज़ के ऊपर एंड पेशेंट के कंप्लायंस के ऊपर, ट्रीटमेंट बराबर ले रहा है या नहीं ले रहा, डाइट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, लाइफस्टाइल कितनी इम्प्रूव कर पा रहा है अपनी। लंबा चलता है इलाज, बट अगर कंट्रोल हो गया है तो अच्छा चल जाता है काम। मेरा नाम आहिर प्रसाद जंगीर है और ये हमारे भैया जी है मिठू लाल जी, और हम ईटड़िया गांव से आए हैं जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इनको क्या पेट के अंदर लीवर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो हमको अजमेर इनको लेके आना था। तो यहाँ आने के बाद किसी ने हमारे को अपने डॉक्टर आयुष सर के बारे में बताया, एंडोस्कोपी करवानी थी। तो हम लगभग यहाँ 3 बजे यहाँ पहुँच गए थे। यहाँ आने के बाद डॉक्टर साहब ने हमको जो भी माइनर प्रॉब्लम आती है, चाहे उसकी जो भी रिक्स वगैरह जो भी है, वो उन्होंने हमें अच्छी तरह समझा दिया। और जो भी कभी इस तरीके से होगा, एंडोस्कोपी में ये होता है, ये चीज़ें होती है, तो आराम से उन्होंने हमें हर चीज़ समझाई। उसके बाद उन्होंने एंडोस्कोपी की और जो भी नसें, गले के अंदर जो नसों में ब्लड आ रहा था, वहाँ उन्होंने छल्ले रख दिए और काम संतुष्टि से हमारा अच्छा हो गया। हम उनके काम से संतुष्ट हैं। हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के चलते पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अजमेर के जिला न्यायालय को भी खाली करवाकर सघन जांच की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार उच्च अधिकारियों को एक संदिग्ध ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें दावा किया गया कि हाईकोर्ट परिसर में विस्फोटक सामग्री लगाई गई है। ईमेल मिलते ही इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अजमेर जिला कोर्ट परिसर में चेंबर की भी जांच की गई। अजमेर के जिला न्यायालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। जैसे ही यह सूचना अधिकारियों तक पहुंची, सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार उच्च अधिकारियों को एक संदिग्ध ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें दावा किया गया कि कोर्ट परिसर में विस्फोटक सामग्री लगाई गई है। ईमेल मिलते ही इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। सूचना मिलते ही जिला पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करवाया गया और आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। पुलिस टीमों ने कोर्ट के सभी चैम्बर, कमरों और कोर्ट परिसर की बारीकी से जांच की। हर कोने को खंगाला गया ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते निष्क्रिय किया जा सके। लंबी जांच के बाद फिलहाल किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध या विस्फोटक वस्तु नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन के तौर पर निगरानी जारी रखी जा रही है। आज जो हमारी नई कोर्ट परिसर बनी है, इस कोर्ट को तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके पूर्व में भी कलेक्ट्रेट, डाक ऑफिस वगैरह को भी धमकी मिल चुकी है। आज जैसे इस कोर्ट के अंदर हमारे अधिवक्ताओं में धमकी की जानकारी हुई, कोर्ट के अंदर अफरा तफरी मच गई। सभी वकील और जो पक्षकार आए थे उनमें भागदौड़ का माहौल हो गया और एक अंदर से एक भय पैदा हो गया, क्योंकि आए दिन ये तीसरी बार वकीलों के नई जो कोर्ट है उसके अंदर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और बड़े शर्म की बात है कि आज तक अजमेर का पुलिस प्रशासन आज तक उनको ट्रेस आउट नहीं कर पाया है। आज 6-6, 7-7 बार अजमेर में विभिन्न कार्यालयों के अंदर, ऑफिसों के अंदर, नई कोर्ट का और बिल्डिंग के अंदर बम से उड़ाने की धमकी मिल गई, लेकिन आज तक पुलिस इसको उनको ट्रेस आउट नहीं कर पाई है। जिन्होंने धमकी दी उनको पुलिस ट्रेस आउट नहीं कर पाई है। उसमें लगातार वकीलों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लगातार हमारा जब भी यहाँ कोर्ट के अंदर धमकी आती है, हमारा सारा काम अस्त व्यस्त हो जाता है। सब कोर्ट में काम ठप पड़ जाता है और कोर्ट के अंदर तारीख पड़ जाती है। इससे मतलब माहौल पूरा ख़राब और अफरा तफरी का मच जाता है। तो हमारा पुलिस से निवेदन है कि इसको जल्दी ट्रेस आउट करा जाए और इसको उनको जो मुलजिम है लगातार धमकियाँ दिए जा रहे हैं उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अधिकारियों के पास एक मेल प्राप्त हुआ है जिसमें ये मेंशन है कि हाईकोर्ट को जो है उसमें कोई विस्फोटक सामग्री इम्प्लांट की गई है। उसके आधार पे हम एहतियातन तौर पे अजमेर जो जिला न्यायालय है उसमें हम सर्च अभियान करा रहे हैं। क्या कोई मेल कहाँ से क्या आया? ये ओरिजिन अभी मेल तो चेक करेंगे, बाकी इसमें जो कंटेंट है वो ये था कि हाईकोर्ट के को बम से उड़ाने की धमकी, और उस धमकी के आधार पर हम जो है एहतियातन के तौर पर अभी जिला न्यायालय अजमेर है इसमें तलाशी का अभियान चालू करा रहे हैं। कौन सी टीमें लगी? इसमें जिला पुलिस, इसमें नॉर्थ सर्कल जो है उसका कंप्लीट जाता है, कंट्रोल का जाता है। इसके अलावा CIDCB, डॉग स्क्वाड, PDS और ATS के साथ। नहीं, बिल्कुल हम थोरोली चेक करेंगे, बिल्कुल एकदम हर फ्लोर को जो है वो पूरा डिटेल चेक किया जाएगा खाली कराकर। अजमेर में पिछले साल भारी बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुई बुराज तालाब की पाल का अब पुनर्निर्माण किया जाएगा।
इस कार्य पर करीब 3 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया और अधिकारियों को आगामी बरसात से पहले काम पूरा करने के निर्देश दिए। अजमेर में पिछले साल भारी बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुई बौराज तालाब की पाल का अब पुनर्निर्माण किया जाएगा। इस कार्य पर करीब 3 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया और अधिकारियों को आगामी बरसात से पहले कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार अक्टूबर वर्ष 2025 में हुई तेज बारिश के दौरान बोराज तालाब की पाल टूट गई थी, जिससे आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मच गई। करीब 1000 घरों में पानी घुस गया और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए छतों पर शरण लेनी पड़ी। तेज बहाव के चलते कई मकानों को भारी नुकसान भी पहुंचा। शुभारंभ के दौरान वासुदेव देवनानी ने बताया कि पिछले वर्ष बारिश के भयंकर विकराल रूप ले लिया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। उस समय ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि अगली बरसात से पहले पाल को मजबूत तरीके से पुनर्निर्मित किया जाए। उन्होंने कहा कि अब अजमेर विकास प्राधिकरण एडीए द्वारा 3 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से यह कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही तालाब के आसपास सौंदर्यीकरण के लिए भी निर्देश दिए गए हैं ताकि क्षेत्र को सुरक्षित और आकर्षक बनाया जा सके। गत वर्ष अजमेर में जो तेज बरसात हुई, उस बरसात ने अपना भयानक स्वरूप धारण कर लिया, जिसके कारण से ये बुराज तालाब के पाल टूट गया। तो पानी विभिन्न कॉलोनियों तक भर गया, जिसमें काफी हानि भी हुई। उसी समय अधिकारियों के साथ मिलकर के तय किया था कि अगली बरसात से पहले हम इस तालाब को पाल को दोबारा बनाएंगे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि एडीए की ओर से लगभग 3 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से ये पाल बनने जा रही है। इसका भी श्री गणेश की है और मैंने इनको स्पष्ट निर्देश दिया कि बरसात से पहले यह पाल बन जानी चाहिए। और पाल में उसके साथ साथ ये तालाब है, इसमें जहाँ डीसिल्टिंग या मिट्टी और वो कर सकती है, गाँव के सहयोग से उसको भी करें ताकि आगे जाकर के तालाब यहाँ का बढ़िया बन जाए, जिससे लोग आराम से इसका लाभ ले सके। तो इस दृष्टि से और साथ में गत दिनों से जब से ये क्षेत्र नगर निगम में आया है, तब से क्षेत्र के विकास में सारी जो कॉलोनियां है, जो गांव है, उसमें लाइटें लगनी शुरू हो गई। कई उसके साथ मैंने निगम को दे दिए कि जब तक निगम का चुनाव हो जाए, सारी चीजें पहले सफाई का काम भी कुछ कर्मचारियां लगा दें ताकि सफाई का काम भी हो सके, मेन रोड भी बन सके, ताकि लोगों को लगे कि निगम का पार्ट है। और गत दिनों इस बुराज की कॉलोनियों में या आसपास क्षेत्र में लगभग 9 करोड़ के काम इस मेरे 2 साल के अंतर्गत हुए हैं, जो एक इतिहास बन गया है। और धीरे धीरे 4-5 गांव हमने अजय सर का डेवलपमेंट किया है, जहाँ पे लेपर्ड सफारी बन रही है, हाथी खेड़ा है, जहाँ पे महिला सैनिक स्कूल बन रहा है, उसकी सड़क बननी शुरू हो गई है। एडीए ने उसके वर्कआउट भी वो शुरू हो गया है। इसलिए अब ये गांव नहीं रहेंगे, ये अजमेर शहर का एक नए अजमेर 2 कहें उस तरह बनने जा रहा है। मैं सोचता हूँ आप सब लोगों के सहयोग से हम अजमेर के विकास जो चौमुखी चल रहा है, उसमें ये भी एक बड़ी जुट होगी। आगामी त्योहारों ईद उल फित्र, चेटीचंद और नवरात्रि को देखते हुए अजमेर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। सोमवार को क्लॉक टावर थाना क्षेत्र से पुलिस ने शहर के संवेदनशील और प्रमुख इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। आगामी त्योहारों ईद उल फितर, चेटीचंद और नवरात्रि को देखते हुए अजमेर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। सोमवार को क्लॉक टावर थाना क्षेत्र से पुलिस ने शहर के संवेदनशील और प्रमुख इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने पदभार ग्रहण करने के बाद कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए यह फ्लैग मार्च करवाया। मार्च के दौरान पुलिस बल ने शहर के प्रमुख मार्गों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त कर आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। वहीं असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया गया। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि त्योहारों के दौरान शहर में पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि सभी पर्व
आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस के कई अधिकारी और जवान मौजूद रहे। शहर में कुछ जो समस्याएं हैं ट्रैफिक को लेकर के, अतिक्रमण को लेकर के, इसके तहत खास करके जो आने वाला त्यौहार है चेटी चंड, उसको ध्यान में रखते हुए गश्त की जा रही है। और उद्देश्य यही है कि पुलिस जो है आम जन को अधिक से अधिक दिखे और कोई जो समस्या हो वो अपने को पता चलती रहे और हम उसको समय पे उसका समाधान करें। ईद का जो त्यौहार है, जो नमाज पढ़ी जानी है, उसको ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार जाब्ता अधिकारी लगाए जाएंगे और शांति। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। शहर में बढ़ते ब्याजखोरी मामलों के बीच एक पीड़ित महिला ने पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कुलोक टावर थाना क्षेत्र में सामने आए इस मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया कि न केवल उसे ब्याजखोरों द्वारा परेशान किया जा रहा है, बल्कि पुलिस भी उसकी सुनवाई नहीं कर रही। शहर में बढ़ते ब्याजखोरी के मामले के बीच एक पीड़ित महिला ने पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कुलोक टावर थाना क्षेत्र में सामने आए इस मामले ने पीड़ित में आरोप लगाया कि न केवल ब्याजखोरों द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है, बल्कि थाना पुलिस भी उसकी सुनवाई नहीं कर रही। पीड़िता लक्ष्मी की बेटी ने बताया कि करीब 3 साल पहले उसकी मां ने बाबू नामक व्यक्ति से 30,000 रुपये उधार लिए थे, जिसके बदले उसने अपने सोने चांदी के जेवर गिरवी रखे थे। समय बीतने के साथ जब सोने चांदी के दाम बढ़ गए तो आरोपी ने जेवर लौटाने के लिए 1,20,000 रुपये की मांग की। पीड़िता की बेटी के अनुसार शिकायत देने के कुछ दिन बाद पुलिस ने उसे बुलाया। वहां बाबू, गुड्डी, विनोद सहित अन्य लोग पहले से मौजूद थे। आरोप है कि थाने में ही आरोपितों ने रकम बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी। इस दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों ने भी कथित रूप से कहा कि यह तो ब्याज का भी ब्याज लेगा, जिससे पीड़ित परिवार और अधिक डर गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि थाने से बाहर निकलने के बाद आरोपित पक्ष की एक महिला ने उसके सर पर लोहे के बाट से हमला कर दिया, जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गई। घायल अवस्था में जब उसे अस्पताल ले जाया गया तब पुलिस ने आने का आश्वासन दिया, लेकिन ना तो कोई पुलिसकर्मी पहुंचा और ना ही तत्काल कोई कार्यवाही की गई। कार्यवाही नहीं होने से निराश पीड़िता एक बार फिर अपनी मां के साथ नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के समक्ष पहुंची और न्याय की मांग की। पीड़ित परिवार का कहना है कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो उन्हें और अधिक गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मेरी मम्मी को लेके आई हूँ 107 के पास, हमारी न्याय नहीं हो रही, ना कोई हमारी सुनवाई कर रहे। मेरी मम्मी ने किस बाबूलाल था उसके बाद 30,000 में चीजें रखी थी। उस बात को हो गए 5-6 साल, हमने ब्याज भी दिया उसको 3-4 साल तक। हम जब भी चीजें मांगते हैं वो हमारे को टाल देता है। अभी अगले महीने में हमने चीजें मांगी, बोला ठीक है मैं आपकी चीजें दे रहा हूँ, 90,000 पे लूंगा। ठीक है, हम 90,000 भी लेके आए। फिर कुछ ये चांदी सोना महंगा हुआ तो बोले 90,000 नहीं लूंगा, 1,20 लूंगा मैं। ठीक है, हम 1,20 भी लेके आ गए। फिर बोलता है सामने वाली ने बेच दी। तो मैंने कहा भाई ऐसे कैसे बेच दी, तो हमारे से तो पूछता है ना, हम तो ब्याज दे रहे तेरे को सेम समय पे। फिर कहने लगे यही नहीं है, तुम्हारे से कर लो, करना आवे जो। फिर मैंने FIR लिखाई 3 फरवरी को मैं थाने पे। फिर मेरी 11 तारीख को FIR आई। FIR के अंदर मुझे थाने पे बुलाया तो वहाँ पे कहने लग गया 3 लाख रुपए लूंगा, मैं तो 1 रुपये कम नहीं लूंगा। थाने में वो भी पुलिस वाले उसी की गवाही दे, बोले ब्याज का ब्याज लेगा ये। तो मेरे को कैसे लेगा ब्याज का ब्याज।
उसके बाद में पुलिस वाले ने बोला आप जाओ, हम बात कर रहे हैं। दुकान पे मैं गई, 4-5 जने थे, ये बाबू था, गुड्डी थी, विनोद था, रेखा थी। ये आए, गाली गुलौज करने लगे। हमने बैठे हुए थी तो मम्मी के ऊपर लड़ाई झगड़ा करने लगे। मम्मी के 1 किलो की बाढ़ की थी सिर पे, तो उसके 8-10 टाके आए गुड्डी ने और बाबू ने। और रेखा मेडिकल कुछ भी नहीं हुआ। मैं फिर इसके मम्मी के लगने के बाद ये बेहोश हो गई। मैं थाने पे गई, थाने वाले ने बोला जेलन ले जाओ हमारे, जेलन भी नहीं आए। रिपोर्ट दर्ज करवाई, फिर ये कलेक्टर थाना है ना वहाँ पे। फिर 11 तारीख को एफसी साहब के लेके आई। एफसी साहब के बाद आने 17 तारीख को इन्होंने मेडिकल कराया। अभी तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही मेरी। मैं वापिस एफसी साहब के पास आई हूँ रिक्वेस्ट लेके। मेरी माँ बहुत सीरियस हो रही, लक्ष्मी, और इसके 2 बच्चे। हम रहते हैं चमटी दीप दर्शन कॉलोनी। और ये बाबूलाल है और उसकी वाइफ है गुड्डी, रेखा है, विनोद है। इन चारों, ये भी सब्जी बेचते हैं। और मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी को न्याय मिले। इसके 2 बच्चे, दोनों गूंगे बेरे हैं। ये 1.5 महीने से घर पे पड़ी और आरोपी धंधा लगा रहे, न उनको अरेस्ट कर रहे न उनको गिरफ्तार कर, उल्टा मुझे डरा रहे। बोले तुम्हारे खिलाफ होगी। और मैंने कैमरे भी चेक करवाए तो मेरे से 300 रुपए की वो मंगाई, वो कैमरे की फोटोग्राफ निकालते ना, तो वो लेके गई। तो पुलिस वाला कहता कैमरे भी बंद हो रहे। कैमरे कैसे बंद हो? कैमरे में पूरा सबूत है मेरी मम्मी को मारा कर। अब मैं यही न्याय लेके आई हूँ, एफसी साहब हमारी मदद करे और मेरी मम्मी को न्याय मिले और जितना भी इसका जरूरत है। राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम पर आगामी 19 से 28 मार्च 2026 तक चैत्र नवरात्र मेला महोत्सव राजगढ़ धाम पर बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 24 मार्च को बाबा के विशाल छठ मेले का आयोजन होगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम पर आगामी 19 मार्च से 28 मार्च तक चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव राजगढ़ धाम पर बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 24 मार्च को बाबा के विशाल छठ मेले का आयोजन होगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। धाम पर आयोजित होने वाले नवरात्रा महोत्सव को लेकर चंपालाल महाराज मुख्य उपासक भैरव धाम राजगढ़ के सानिध्य व देवीलाल यादव उपखंड अधिकारी नसीराबाद की अध्यक्षता में प्रशासनिक बैठक हुई, जिसमें संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में धाम के व्यवस्थापक ओम प्रकाश सैन के द्वारा संबंधित कार्यों को लेकर मुख्य बिंदु उपखंड अधिकारी नसीराबाद को दिए गए। उपखंड अधिकारी ने बैठक में संबंधित विभागों को मेले से जुड़े सभी आवश्यक कार्यों को छठ मेले से पूर्व करने के निर्देश दिए। बैठक में विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी, पुलिस व चिकित्सा व्यवस्था को लेकर काफी चर्चा की गई। पुलिस व यातायात व्यवस्था के माकूल इंतजाम के साथ वाहनों का एक तरफा यातायात व्यवस्था पर जोर दिया गया, जिससे भीड़ की अधिकता होने से जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव के दौरान तहसीलदार नसीराबाद को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। छठ मेले में भारी मात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस जाब्ते के माकूल इंतजाम किए जाएंगे व अन्य संबंधित बैठक में मौजूद सभी विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी विभाग द्वारा धाम की महिमा को मद्देनजर रखते हुए कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छठ मेले से पूर्व ही सभी विभागों को अपने कार्यों को पूर्ण करना होगा तथा कोताही बरतने पर प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जैसा आप सभी को विदित है कि मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ पे जो 4 बड़े वार्षिक कार्यक्रम होते हैं, उस कड़ी में इस बार का जो चैत्र नवरात्र का जो कार्यक्रम है जो 19 से स्टार्ट हो रहा है और 28 तक हालांकि उसको एक दिन एक्सटेंड भी किया है 29 तक, क्योंकि संडे है तो उसके अंदर 19 से स्टार्ट हो रहा है। और छठ का जो मेला है वो 24 को है। उनकी जो तैयारियां हैं उसके जो आयोजन के लिए तो हर बार की तरह जैसे 10 डिपार्टमेंट होगी इसके अंदर भूमिका रहती है, तो उन 10 डिपार्टमेंट के संबंधित अधिकारी हैं उनके प्रतिनिधियों को बुला के उनसे संबंधित जो जिम्मेदारियाँ थी उन पर डिस्कशन हुआ है। पिछले टाइम कुछ कमियाँ रही हो या आगे और कुछ फर्दर कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ करनी है तो उसका भी डिस्कशन हुआ है। और मीटिंग के अंदर सभी डिपार्टमेंट से गुरुदेव श्री चंपालाल जी महाराज की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन हुआ है। और चूँकि हमारा एक्सपीरियंस भी है यहाँ पे कि जो आयोजन हुए एकदम स्मूथली जो होते हैं और बाबा का आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे कि आगे भी जो आयोजन हो वो एकदम शांतिपूर्वक हो, क्योंकि हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और स्मूथली वो हो जाए और किसी तरह की जनहानि या कोई किसी को परेशानी नहीं हो। ये हम अजमेर में चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। शहर के वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पित जैन ने एक अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देकर गंभीर रूप से बीमार मरीज को नई जिंदगी दी। अजमेर में चिकित्सा क्षेत्र ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
शहर के वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पित जैन ने एक अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देकर गंभीर रूप से बीमार मरीज को नई जिंदगी दी है। जानकारी के अनुसार मरीज किडनी कैंसर से पीड़ित था और ट्यूमर किडनी से बढ़कर शरीर की मुख्य रक्तवाहिका इंफीरियर वेना कावा आईवीसी तक पहुंच चुका था। मरीज को लगातार पेशाब में खून आ रहा था और ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया था, जिससे उसकी स्थिति बेहद नाजुक हो गई थी। ऐसी गंभीर स्थिति में डॉक्टर अर्पित जैन के नेतृत्व में विशेषज्ञ सर्जिकल टीम ने लगभग 8 से 9 घंटे तक चले ऑपरेशन में कैंसरग्रस्त किडनी को सफलतापूर्वक हटाया। साथ ही आईवीसी में फैले ट्यूमर को अत्यंत सावधानी से निकालते हुए रक्त स्त्राव को नियंत्रित किया गया। यह सर्जरी चिकित्सा की दृष्टि से बेहद जटिल मानी जाती है, लेकिन टीम की दक्षता और सटीक रणनीति के चलते ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। इस सफलता ने न केवल मरीज को नया जीवन दिया है, बल्कि अजमेर को चिकित्सा के क्षेत्र में नई पहचान भी दिलाई है। देखिए, हमारे पास जो पेशेंट आया था तो उसकी प्राइमरी कंप्लेंट ये थी कि उसके पेशाब के रास्ते से बहुत ज़्यादा खून आ रहा है और उसको यूरिन भी प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पा रहा था। साथ में उनके पास एक सिटी स्कैन भी था जिसमें ये था कि भाई किडनी में कैंसर है राइट साइड की, और वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, जो ऊपर लिवर की तरफ और नीचे काफ़ी नीचे तक वो आ चुका था। साथ में खून की बड़ी नसों के अंदर उसका कैंसर जाने लग गया था, जिसे मेन आईवीसी हम जिसको कहते हैं, जो बड़ी खून की नस होती है जो हार्ट की तरफ जाती है। तो उसका कैंसर इतना एडवांस हो गया था और साथ में वो अंदर जो गांठ थी वो फट गई थी, जिसकी वजह से वो यूरेटर जो पेशाब की नली में से होते हुए उसने पेशाब की थैली में वो इकट्ठी हो गई थी। तो इतना वो कैंसर जब एडवांस हो चुका था, फिर बीपी भी थोड़ा लोअर साइड में था और हीमोग्लोबिन भी काफ़ी डाउन आ गया था क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी। तो उनको समझाया गया, एक्टिव स्थिति को समझाया गया और पेशेंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके एडमिट करके उन्हें ऑप्टिमाइज़ किया गया, पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करके, और उनके खून भी बहुत इकट्ठा हो गया था पेशाब की थैली में, जिसके चलते वो यूरिन पास नहीं कर पा रहे थे। तो उसको अपने पहले क्लॉट्स को क्लीन किया। फिर हमने जब वो सर्जरी प्लान करी तो उसमें से बहुत बड़ा हमने किडनी का ट्यूमर पूरा हटाया, साथ में जो खून की नसों के अंदर वो जा रहा था उसको रिपेयर किया खोलकर, उनको सब गांठों को हटाया कैंसर को पूरा, और ब्लैडर जो पेशाब की थैली थी उसको पूरा साफ किया। तो इस तरह से वो जो ऑपरेशन हुआ ये मतलब ये वन ऑफ दी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं जिसमें आप पूरे खून की मेन नस को ओपन करके वापस बंद करते हैं, रिपेयर करते हैं और दूसरे ऑर्गन्स को उसका इफेक्ट आने ही नहीं देते, क्योंकि उसमें काफ़ी एक स्किल लगती है और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। तो वो हमारी पूरी टीम ने मैनेज किया और पेशेंट आज बिल्कुल ठीक है और उसका खाना पीना शुरू हो चुका है। देखिए, ऑपरेशन मोटा मोटा 8 से 9 घंटे तकरीबन चला था। ये जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं इनमें मतलब आपको पूरा एक बैकअप टीम चाहिए रहती है, जो पूरा आईसीयू अच्छा सेटअप चाहिए रहता है, आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, पेशेंट को प्रॉपर काउंसलिंग होती है कि भाई सर्जरी है, सर्जिकल चैलेंजेस है, साथ में आपके भाई हो सकता है ऑन टेबल या हो सकता है ऑपरेशन के एक जो पहले 48 घंटे उसमें कुछ मिसहैप होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो जब ये चीज़ें प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, परिवार को साथ जोड़ते हैं, क्योंकि एक्टिव ब्लीडिंग है, आपको उसको रोकना भी है, वरना वो पेशेंट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ों को संभालना होता है, आपको सर्जिकल गट्स और स्किल दिखानी होती है, जिसमें आप पूरा मेन खून की नस को आप बंद करते हैं कुछ समय के लिए, जिससे फिर वो बॉडी की सप्लाई कुछ समय के लिए रुक जाएगी, पर वो ज़्यादा नहीं रोक सकते आप, क्योंकि ऑर्गन सारे इंपॉर्टेंट है। तो बहुत क्रिटिकल टाइम होता है जिसके अंदर आपको ट्यूमर हटा के उसको फास्ट रिपेयर करके उसको सेटल डाउन करना पड़ता है, ताकि और वो सब इतना स्मूथली हुआ है कि एक सिंगल ब्लड रिपोर्ट्स में या पेशेंट के वाइटल्स कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमें ऑपरेशन के बाद भी किसी भी इंजेक्शन की सपोर्ट की भी इवन ज़रूरत नहीं पड़ी और टचवुड पेशेंट अगले दिन से घूमने शुरू कर दिए और आज वो इस स्थिति में ही। माह रमजान की ताक रातों में सबसे अहम और बरकत वाली रात लैलतुल कद्र मानी जाती है। इस मुकद्दस शब को कुरान शरीफ में 1000 महीनों से बेहतर बताया गया है, जिस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास रहमत और सलामती नाजिल फरमाते हैं।
माह रमज़ान की ताक रातों में सबसे अहम और बरकत वाली रात लैलतुल कद्र मानी जाती है। इस मुक़द्दस शब को कुरान शरीफ में 1000 महीनों से बेहतर बताया गया है। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास रहमत और सलामती नाजिल फरमाते हैं, जो सुबह सादिक तक जारी रहती है। यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमान इस रात को इबादत, दुआ और तौबा में गुजारने की कोशिश करते हैं। राजस्थान के अजमेर में स्थित मशहूर दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में लैलतुल कद्र के मौके पर खास रौनक देखने को मिली। मुल्क के कोने कोने से ज़ायरीन बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे। दरगाह परिसर में इबादत, जिक्र और दुआओं का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। अकीदतमंद ख्वाजा साहब की दरगाह में हाजिरी देकर अपने गुनाहों की माफ़ी और देश की तरक्की व अमन अमान के लिए दुआ कर रहे थे। लैलतुल कद्र के मौके पर पूरी रात इबादत करने वालों की तादाद में भी खासा इजाफा देखने को मिला। कि मैं चिश्तिया ख़ानदान का ग़ुलाम हूँ, तो मैं पहले ख्वाजा हुसामुद्दीन चिश्ती जिगर सोख्ता रहमतुल्लाह अलैह में कल गया। कल वहाँ रोज़ा इफ्तार हुआ, रात को वहाँ खाना होके मैं यहाँ आया। यहाँ सुबह की शहरी हुआ अजमेर शरीफ सरकार के बारगाह में, और अभी हाजिरी हो रहा है यहाँ। अब मैं रोज़ा इफ्तार करूँगा हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती सरवाड़ी रहमतुल्लाह अलैह में, और वहीं फिर आज कुरान शरीफ ख़त्म हो रहा है, ख़त्म तरावी ये मैं करूँगा सरवार शरीफ में, और फिर रात को आऊँगा और रात को यहाँ शहरी करके बम्बई निकल जाऊँगा। और इबादत की बात आप खुद कर रहे हो, और मैं आया हूँ गरीब नवाज में। बुजुर्गों ने फरमाया है अजमेर शरीफ ऐसा जगह है जहाँ यहाँ पे दुआ, हर दुआ कबूल होता है। तो मैं आया हूँ, तो मैं नसीब वाला हूँ, मैं नहीं आ सकता, इन्होंने मुझे बुलाया और मैं आया। इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं, वही अजमेर आते हैं जिन्हों ख्वाजा बुलाते हैं। तो ख्वाजा ने बुलाया है तो जरूर करम फरमाएगा। और मेरा दुआ है कि हुजूर गरीब नवाज मेरे मुल्क में, हिंदुस्तान में हमेशा खुशियाँ रहे, अमन व अमान रहे। आप हमारे मुल्क के लिए भी दुआ फरमा दीजिए, हमारे लिए दुआ फरमाइए, और पूरा आवाम के लिए दुआ फरमाइए कि हम लोगों को खुशियाँ मिले। हिंदुस्तान अजमेर में आयोजित एक विशेष सिंधुत्व कार्यक्रम में दुबई की जानी मानी समाज सेवी और अजमेर सिंधी संगत दुबई को फाउंडेशन आशा चंद ने भाग लिया। यह कार्यक्रम पंचशील स्थित TNG टावर में थारवानी एंड गुरनानी फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया। अजमेर में आयोजित एक विशेष हिंदुत्व कार्यक्रम में दुबई की जानी मानी समाज सेवी और अजमेर सिंधी जगत दुबई की को फाउंडर आशा चांद ने भाग लिया। यह कार्यक्रम पंचशील स्थित TNG टावर में थारवानी एंड गुरनानी फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें सिंधी भाषा के संरक्षण और समाज सेवा के विभिन्न प्रयासों को प्रमुखता दी गई। आशा चांद ने फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की खुलकर प्रशंसा की और कहा कि इस तरह की पहल न केवल संस्कृति को जीवित रखती है बल्कि समाज के जरूरतमंद वर्ग को भी सशक्त बनाती है। इस पर फाउंडेशन के अध्यक्ष राजा डी थारवानी, ट्रस्टी भूमिका थारवानी, आशा चांद एवं उनके पति सुमित जैन और विजय आसनानी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर संस्था के उद्देश्यों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। फाउंडेशन द्वारा सामाजिक सेवा के तहत एक सराहनीय पहल चलाई जा रही है, जिसमें पंचशील स्थित TNG टावर से 105 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। संस्था ने समाज के विभिन्न वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जल मंदिर, पेयजल सुविधाएं और एक काजी हाउस पशु आश्रय स्थल की स्थापना भी की है। ये सुविधाएं आम जनता और पशुओं दोनों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। फाउंडेशन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए राजकीय बालिका विद्यालय अजय नगर में कई सेवा कार्य किए हैं। इससे छात्राओं को बेहतर सुविधा और संसाधन मिल रहे हैं। यह ट्रस्ट स्वर्गीय देवनदास थारवानी और स्वर्गीय मोहिनी थारवानी की स्मृति में स्थापित किया गया है। संस्था उनके आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए समाज सेवा के कार्यों में निरंतर जुटी हुई है। ट्रस्टी मंथन थारवानी ने बताया कि फाउंडेशन आगे भी जरूरतमंदों की मदद के लिए लगातार कार्य करता रहेगा और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। आज थारवानी एंड गुरनानी फाउंडेशन, TNG फाउंडेशन का बहुत ही उत्साहपूर्वक सिंधी महिला संगोष्ठी सेमिनार का आयोजन किया गया, और उस सिंधी महिला सेमिनार में ये भी फक्र और गर्व की बात है
जो कल सिंधी मेले में मेरे साथ मैम आशा चांद और चांद पंजाबी साहब, डॉक्टर ईश्वर थारानी साहब, डॉक्टर कमला गोखलानी मैम और सुनीता भागचंदानी जी, हम सब यहाँ आज इस बहुत बड़े उपलक्ष्य में मिले हैं। और जैसा कि टीएनजी फाउंडेशन विगत 20 वर्षों से माताओं बहनों को ग्रोसरी वगैरह मंथली देते ही हैं, गौशाला में जाते ही हैं, 200 दिन एवरी ईयर वी गिव टू ग्रास टू काउस। हमने हमारे माता पिता के बर्थ एनिवर्सरी पे अभी अभी जल मंदिर शुरू किया है। ऐसे 3 जल मंदिर हम कर चुके, आने वाले 7 और जल मंदिर हम करने जा रहे हैं। और स्कॉलरशिप हो गए, 1100 से ज़्यादा बेंचेस हो गए। अब मन में कुछ हुआ कि सिंधी समाज में जो अति पिछड़े लोग हैं, पिछड़े लोग तो खैर अब काफ़ी ऊपर आ चुके, जो स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं, बाकी जो मदद करते हैं उनसे, लेकिन जो अति पिछड़ा वर्ग है जिनमें वो हैंड टू माउथ है, ऐसे बहुत कम है। लेकिन हम उनको सर्च करके उनको यहाँ टीएनजी टावर पे फ्री एजुकेशन देंगे, उनको कोशिश करके फ्री ट्रांसपोर्टेशन भी देंगे, और यहाँ टीचर्स या बाकी जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो टीएनजी फाउंडेशन और आशा चांद मैम की फाउंडेशन है वो मिलके करेंगे। और कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत वैसे ही अपना आधा काम कर देती है। तो एक अच्छी पहल शहर के लिए आज के दिन यहाँ से शुरू हो रही है। उम्मीद है शुरू हम 25 से 30 बच्चों से शुरू करेंगे। अगर उसमें कोई बड़े पेरेंट्स भी सिंधी भाषा सीखना चाहें, सिंधी कल्चर को और ज़्यादा डेवलप करना चाहें, कुल मिला के ये सिंधी भाषा, सिंधी कल्चर, सिंधियत के लिए है। क्योंकि जिस तरीके से झूलेलाल सिंधी सोसाइटी जो है वो भी इस पे 4 कदम आगे बढ़ चुकी है, और उसका भी बड़ा हाथ और साथ इस वाले काम में रहेगा। मैं आज यहाँ अजमेर में हूँ और टीएनजी फाउंडेशन मतलब थारवानी एंड गुररानी फाउंडेशन के इस ऑफिस में हूँ। यहाँ मैंने देखा है कि यहाँ अजमेर में बहुत सारे सिंधी लोग हैं, सिंधी बच्चे हैं, सिंधी महिलाएं हैं, और इन सब को हम आगे और बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे, बहुत लोग सिंधी में बात नहीं करते हैं, और इन सबको ज़रूरत है एक मोटिवेशन की, और उनको एक सपोर्ट चाहिए। और सिंधी संगत यही काम कर रहा है। वैसे 26 साल से हमारा एनजीओ चला रहे हैं हम, जिसमें हम सिंधी बोली को बढ़ावा दे रहे हैं, सिंधी भाषा को और आगे बढ़ाने का। स्कूल्स में, कॉलेजेस में सिंधी हो, लोग पढ़ें, ऐसी हमारी भावना है, इच्छा है। और क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ राजा साहब थारवानी जी बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम सिंधी संगत की ओर से हर उस सिंधी बच्चे को, माँ को, भाई बहन को साथ देंगे जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत है। इसलिए हमें बड़ी खुशी है कि आज इस टीएनजी फाउंडेशन के साथ सिंधी संगत जुड़कर छोटा मोटा काम करने के लिए बहुत ही खुश है और अच्छा लग रहा है। जय झूलेलाल। डॉक्टर कमला गोखलानी हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से सेवानिवृत्त सह आचार्य और लेखिका। मेरी लगभग 67 बुक्स छपी हुई हैं, कहानियाँ, कविताएं, आलेख। लेकिन बचपन से ही जो संस्कार मिले, मेरे पिताजी सुधार सभा में जब मैं 3-4 साल की थी अंगुली पकड़ के ले जाते थे, मैं उनके इर्द गिर्द मंडराती थी और वो सेवा कार्य करते थे। तब से मैं सुधार सभा से भी जुड़ गई और इस समय मैं वहाँ सीनियर वाइस चेयरमैन भी हूँ। लेकिन 105 साल पुरानी संस्था ने अजमेर को बहुत कुछ दिया। चिकित्सा क्षेत्र में मयानी हॉस्पिटल है, 4 स्कूल हैं, लगभग 500 कार्डधारी महिलाएं हैं जिनको हम अनाज और पैसे देते हैं। एकाएक देखा 8-10 सालों से न्यूज़ पढ़ती आ रही थी कि थारवानी और गुरनानी फाउंडेशन के द्वारा अनेक सेवा कार्य किए जा रहे हैं। तो
हम ये तो हमारे सामने बच्चे हैं, मेरे दामाद के समान हैं राजा जी, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जो दान की भावना आती है वो जब इंसान बेबस हो जाता है तब लाचार हो जाता है, उसको लगता है कि मैं अगर दुखी हूँ तो मुझसे गरीब कितने दुखी होंगे। लेकिन भरी जवानी में अगर किसी व्यक्ति के मन में ज़रूरतमंद के लिए मदद की भावना आ जाती है तो उसके कोई पूर्व जन्म के भाग्य खुले हुए होते हैं, जो प्रभु प्रेरणा से आप देखिए कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। सतगुरु फाउंडेशन स्कूल, सतगुरु इंटरनेशनल लेवल का, मेरे ख्याल से राजस्थान में ही इस लेवल का स्कूल मुश्किल होगा, मैंने तो पहली बार देखा। और उसके बाद ये जो TNG फाउंडेशन है, इसकी न्यूज़ को पढ़ के मुझे अंत्योदय योजना की याद आई। जो बिल्कुल अंतिम कतार में निर्धन हैं, हम उनके लिए उनके आवास का, उनके भोजन का, उनकी शिक्षा का प्रबंध करें, ये समाज की भी जिम्मेदारी है। जहाँ तक सरकार की पहुँच नहीं है वहाँ भी तलाश करके उन गरीबों की मदद करना, सचमुच में इसकी प्रशंसा करने के लिए शब्द नहीं है। जो उस कार्य को करता होगा और सुख पाता होगा वही उस आनंद को महसूस कर सकता है। तो मेरा आशीर्वाद है राजा बेटे को और शुभकामनाएं हैं कि इस तरह आप देखिए, आज ही बता रहे थे कि यहाँ से हर परिवार में, हर 4-5 परिवार के बाद फॉरेन में जाते थे बच्चे, यहाँ रोज़गार नहीं मिलता था। लेकिन सतगुरु फाउंडेशन ने 1600 बच्चों को अजमेर में रोज़गार दिया है। कितनी बड़ी बात है। उनके पेरेंट्स, उनके रिश्तेदार कितनी दुआएं देते होंगे, कितना आशीर्वाद देते होंगे। उसका किसी भी तरह की प्रशंसा से, न्यूज़ से, वीडियोग्राफी से कोई मकसद नहीं है। तारीफ हो या नहीं हो, लेकिन हम काम करते जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।